हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू क्रिस एजुकेशनल हब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपसे आज पहले क्लास से पहले ये कहना चाहती हूँ कि मैं अगर बीच बीच में नहीं बोलती इसका मतलब ये नहीं कि क्लास को शेयर नहीं करना है। आप वीडियो को देखें और वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप शेयर करो एक दूसरे को, है ना यार। बनाते हैं हम वीडियो इसलिए कि आप लोगों को उससे फ़ायदा हो, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए, है ना। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब हम लोग अपने कंटेंट पे आते हैं। हम लोग पढ़ाई कहाँ कर रहे थे? तो हम लोग नीति आयोग पढ़ रहे थे, है ना। नीति आयोग में हमने पढ़ा था कि नीति आयोग क्या है, क्यों नीति आयोग बनी, नीति आयोग की आवश्यकता क्या थी, है ना, क्या नीड्स थी नीति आयोग की। और नीति आयोग का फुल फॉर्म भी हम लोगों ने पढ़ा था कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि नीति आयोग का जो गाइडलाइनिंग प्रिंसिपल है वो कौन है, यानी कि गाइडलाइनिंग बोलने से मार्गदर्शक जो उसका सिद्धांत है वो कौन सा है ना। तो नीति आयोग का जो मार्गदर्शक सिद्धांत है वो कौन कौन सा है? तो पहला हम देख लेते हैं गवर्नांस, है ना। यानी कि मार्गदर्शक बोलने से जो नीति आयोग के लिए एक प्लेटफॉर्म देती है, यानी कि नीति आयोग को ये बताती है कि आपको इसमें किस किस कंटेंट को शामिल करना है, मतलब उसके लिए गाइडिंग के रूप में काम करती है, गाइडर के रूप में काम करती है ना। तो इसमें किसको शामिल किया गया है? गवर्नांस को। यानी गवर्नांस के बहुत सारे ऐसे पार्ट है जो कि नीति आयोग के कंटेंट में शामिल किया गया है, ठीक है। उसके बाद है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? समावेशित, है ना। एक वर्ड हम आजकल हमेशा सुनते रहते हैं, क्या सुनते रहते हैं? तो समावेशित, है ना। समावेशित बोलने से मतलब कि इंक्लूसिव ग्रोथ बार बार एक वर्ड है जो कि हम लोग पढ़ते हैं पेपर में, न्यूज़पेपर में, हर जगह। यानी कि सबका साथ, जो मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ और सबका विकास। इट मीन्स कि इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए। ग्रोथ ऐसा जिसमें समाज के ऊंचे वर्ग से लेकर के नीचे वर्ग सबको क्या किया गया हो? शामिल किया गया हो। इट मीन्स कि सब उस ग्रोथ में इंक्लूड हो, ठीक है। उसके बाद है विलेज, यानी कि इसके जो गाइडलाइन प्रिंसिपल है उसमें विलेज को भी शामिल किया गया। विलेज बोलने से गांव, यानी कि गांव के एरिया से रिलेटेड डेवलपमेंट, वर्क प्रोसेस, उसमें क्या क्या और इनोवेशन की जरूरत है, मतलब इन सारी चीजों को इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। किसने? गाइडिंग बॉडी के रूप में या गाइडिंग पार्ट के रूप में, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि पीपल पार्टिसिपेशन। पीपल पार्टिसिपेशन बोलने से क्या मतलब हो गया? जन सहभागिता, है ना। यानी कि ऐसा ग्रोथ, ऐसा विकास जिसमें जनता का भी मत हो। यानी कि जनता का मत बोलने से जनता का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था कि ये बॉटम टू टॉप अप्रोच है, नीचे से ऊपर की ओर जाती हुई व्यवस्था है। इट मीन्स कि इनमें उन सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है जो एक रीजनल, लोकल या एक स्टेट या यूनियन टेरिटरीज, हर चीज को इसमें काउंट किया गया है ना। मतलब लोकल टू वोकल को इसमें शामिल किया गया है। इट मीन्स कि जनता की इसमें सहभागिता है। कहने का मतलब कि हम जो रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और हमसे रिलेटेड या हमारी जो कह सकते हैं कि हमारी एरिया से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उसको उसमें काउंट किया जाता है। यानी कि ये एक बॉटम टू टॉप अप्रोच को फॉलो करती है, ठीक है ना। उसके बाद है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब हो गया धारणीयता, विकास, है ना। धारणीयता, धारणीयता का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो सस्टेनेबल का मतलब वो होता है कि उसमें आप भी यूज कर रहे हो, आने वाले फ्यूचर के लिए भी, मतलब कि आपके जो आने वाले जनरेशन है उनके लिए भी उन चीजों को हमको सेव करके रखना है। हम लोग देखते हैं ना नेशनल वाटर मिशन में कि बार बार ये सुनते हैं कि पानी को सेव करो, अगर आज जल है तो आपका कल है। इट मीन्स कि इसमें सस्टेनेबिलिटी को काउंट किया जाता है। पॉल्यूशन इतना हो रखा है तो पॉल्यूशन से के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि डीजल पेट्रोल को कम यूज करना है। आजकल आप देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उनका यूज किया जा रहा है या उनको मॉडिफाइड किया जाता है, क्योंकि हमको क्या करना है? अपने आज के ग्रोथ के साथ साथ कल के ग्रोथ को भी ध्यान देना है। उसमें क्या बनाना है? तो सस्टेनेबिलिटी को क्या देना है? अप्रोच देना है ना। उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं पीपल पार्टिसिपेशन तो हमने देख लिया। उसके बाद
हम देख लेते हैं कि रिसर्च ब्रांचेज ऑफ नीति आयोग, मतलब जो हमारी नीति आयोग है उसका रिसर्च यानी कि शोध जो ब्रांच है, शोध शाखा आप बोल सकते हो, वो कौन कौन सी है ना। तो इसके शोध शाखा के रूप में पहला है रिसर्च ब्रांच, यानी जहाँ पे इनसे रिलेटेड शोध किए जाते हैं, है ना। आपको कहने का मेरा तात्पर्य है कि शोध का मतलब कि उसके प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी कंटेंट है उस पर क्या किया जाता है, तो नए नए थॉट लाए जाते हैं या उसमें न्यू इनोवेशन किया जाता है, ठीक है। सेकेंड हम लोग पढ़ रहे हैं टीम इंडिया ब्रांच। टीम इंडिया ब्रांच बोलने से मतलब हमारी जो भी प्रॉब्लम है उस पर एक टीम, एक प्रॉपर टीम आप कह सकते हो कि उसमें जो भी कैपेबल पीपल है उनको सॉल्व करने के लायक है, उनको क्या किया जाता है, उनका एक टीम बनाया जाता है, को उस ब्रांच में शामिल किया जाता है। उसके बाद है थिंक टैंक ब्रांच। हमने बार बार सुना है ना कि जो हमारा नीति आयोग है वो क्या है, एक थिंक टैंक है इंडिया का। क्या है, मतलब एक सोच संसाधन आप कह सकते हो, एक सोचने वाली क्षमता है जो कि उसमें क्या करती है, ग्रोथ या किसी भी पार्ट से रिलेटेड नए नए इनोवेशन को शामिल करती है ना, यानी कि थिंक टैंक के रूप में काम करती है। अब हम लोग एक चीज इसमें और है, अटल इनोवेशन मिशन, उसमें क्या क्या इनोवेशन हो सकता है, क्या क्या नवाचार किया जाता है, उन चीजों को काउंट कर लेते हैं, ठीक है। ये अलग पार्ट है, हमने आपको ये समझाया क्या, रिसर्च ब्रांच ऑफ नीति आयोग जिसमें 3 पार्ट है, क्या क्या चीज है, तो एक रिसर्च टीम इंडिया ब्रांच है और एक क्या है, थिंक टैंक है ना। तो इन चीजों को हमने देखा। उसके बाद हमने देखा क्या क्या कि इसके गाइडलाइन प्रिंसिपल पे आते कौन कौन है, तो हमने देखा गवर्नेंस को, इंक्लूसिव ग्रोथ को, विलेज को, उसके बाद पीपल का पार्टिसिपेशन, सस्टेनेबिलिटी, इन सारी चीजों को हमने काउंट किया है ना। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन मेन वर्क, मतलब इसका जो प्रमुख कार्य है, क्या कार्य ये करती है, जो हमारा अटल इनोवेशन, हम लोग आजकल बहुत सुनते हैं इस वर्ड को कि अटल नवाचार हो रहा है, अटल इनोवेशन हो रहा है, तो उसमें किस किस चीजों को काउंट किया गया है ना। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अटल इन इक्वेटस, जिसके अंतर्गत किसको किसको लाया गया है, तो यूनिवर्सिटीज, यानी कि यूनिवर्सिटीज में इसको अटल इनइक्वेटस के अंतर्गत जो भी वर्क होते हैं उसको काउंट किया जा रहा है। अटल टिंकरिंग लैब है ना, अटल टिंकरिंग लैब, जिसमें कि लैबोरेटरी यानी प्रयोगशाला से रिलेटेड जो भी वर्क होता है वहां पे किया जाता है। ये स्कूल के लिए भी किया जाता है और यूनिवर्सिटी के लिए भी किया जाता है, दोनों के अपने अपने स्टेज पे, अपने अपने वर्क फंक्शन पे, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि मेंटर ऑफ चेंज स्टार्टअप। आपने देखा है ना कि मोदी जी जैसे कि हम हर चीज को क्या करते थे, पहले दूसरे देश से मंगवाते थे, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें इनोवेशन के साथ साथ क्या कर रहे हैं, तो स्टार्टअप वर्ड को जोड़ रहे हैं। स्टार्टअप बोलने से मतलब कि हम कोई चीज को अपने यहाँ पे उसको बनाना चाहते हैं, उसमें डेवलपमेंट करना चाहते हैं। जैसे मोदी जी ने क्या किया है, हम लोग बहुत सारा हथियार जो हमारा होता है वो हम बाहर से परचेज करते हैं, अन्य कंट्री से परचेज करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि यूपी में एक फैक्ट्री बाहर के कंपनी को ही बोला कि आप खोलिए, लेकिन हमारे यहाँ की वर्कफोर्स कार्य करेगी और हमारे यहाँ की लोकल जो पीपल है उनको वहाँ पे काम करने का मौका और नए नए इनोवेशन में अपने आप को काउंट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसे नेक्स्ट करते हैं। अब अटल इनोवेशन मिशन जो है, इसमें एक और चीज को शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया, तो अराइज को शामिल किया गया। अराइज बोलने से अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेज, मतलब इसमें उन चीज़ों पे रिसर्च किया गया जो छोटे छोटे इंटरप्राइजेज, यानी कि जो हम सुनते हैं कि इनमें इनोवेशंस हो रहे हैं, मतलब सुधार हो रहे हैं, तो उनको छोटे छोटे इंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू क्या करना है, डेवलप करना है, बड़ा करना है और उनको फोकस करना है। हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में या तो हमारी प्राइमरी सेक्टर अच्छे से वर्क कर रही है या हमारी जो तृतीय क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है, वो अच्छे से वर्क कर रही है, लेकिन हमारी सेकेंडरी सेक्टर उतनी अच्छी डेवलप नहीं है। तो सेकेंडरी सेक्टर को, द्वितीय क्षेत्र को डेवलप करने के लिए इसमें क्या किया गया है, तो इसमें अराइज को शामिल किया गया है। इट मीन्स कि
अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेज। छोटे छोटे इंटरप्राइजेस को हमको क्या करना है, डेवलप करना है और उसके डेवलपमेंट के लिए उनमें फोकस करना है चीज़ों को कि इनको कैसे डेवलप किया जाए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो ये नीति आयोग है, हमने देखा कि योजना आयोग का 5 वर्ष का प्लानिंग बनता था और 5 वर्ष में वो काम करती थी, फिर उनका जो भी रिजल्ट आता था या तो सक्सेस हो या अनसक्सेस हो, पर इनमें टाइम जो ड्यूरेशन वो लॉन्ग टाइम रखा गया है ना, विजन को लॉन्ग टाइम रखा गया है। कितने ईयर के लिए रखा गया है, तो ये 15 साल 15 ईयर प्लान पे वर्क करती है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला फेज जो होता है वो 3 इयर्स का होता है। क्या होता है, तो ईयर एक्शन प्लान, मतलब उसको एक एक्शन प्लान में डाला जाता है। मतलब आप जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे आप सुनते हो ना कि ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वर्क कर रही है। इट मीन्स कि कुछ एरिया, कुछ क्षेत्र को लिया जाता है, उसमें उसको वर्क किया जाता है। समझो कि एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ही उसको 3 साल के लिए ईयर एक्शन प्लान में डाला जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसका स्ट्रैटेजी बनता है कि यानी कि जो ये वर्क क्षेत्र है तो इसमें इसका डेवलपमेंट अच्छा होगा या इसके डेवलपमेंट के लिए और क्या इनोवेशन करने की हमारी जरूरत है, निश्चय है ना। तो फिर क्या बनता है, सेकंड में स्ट्रैटेजी प्लान बनता है। फिर 15 ईयर का विजन प्लान बनता है, मतलब कि इसके थ्रू हम वर्क करेंगे तो 15 साल में हमारा डेवलपमेंट यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। मतलब हमने जो पढ़ा था बॉटम टू टॉप अप्रोच को लेकर के हम जाएंगे, है ना। मतलब 15 साल का लास्टली प्लान बनता है। ठीक है, इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो हमने आपको क्या बोला, ईयर एक्शन प्लान के रूप में काउंट किया गया। दूसरा स्ट्रैटेजी प्लान, मतलब उस पर स्ट्रैटेजी किया गया कि इसको हमको कैसे करना है। जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट हुआ उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना और इनोवेशन की जरूरत है, उसको काउंट किया जाता है। फिर फाइनली थर्ड जो हमारा 50 ईयर का विजन प्लान है उसको चालू किया जाता है, उस पर वर्क किया जाता है और ये विजन बनाया जाता है कि हम 15 साल के बाद हमारा जो ये डेवलपमेंट ग्रोथ है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी। ठीक है, अब हम लोग इसमें एक और चीज़, हम अपनी स्वतंत्रता की 75 ईयर कंप्लीट करने जा रहे हैं। कब, 15 अगस्त 2020 को। तो उस पर भी कुछ वर्क किया जा रहा है, उस पर भी कुछ प्लान बनाए जा रहे हैं। क्या बनाए जा रहे हैं, तो 75 वर्किंग पॉलिसी फॉर अभिनव इंडिया इंट्रोड्यूस इन कब, तो 19 दिसंबर 2018। ये जो पॉलिसी है इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो 2018 में दिसंबर में, कितने डेट को, तो 19 दिसंबर को इसको क्या किया गया, लागू किया गया। किसको, तो ये जो हम आपको बता रहे हैं 75 ईयर जो हम पूरे करने जा रहे हैं उसको कब, तो 2018 में वर्किंग पॉलिसी फॉर अभिनव इंडिया के रूप में। ठीक है, उसके बाद है न्यू इंडिया बाय 2020 75th जो हम अभी बता रहे हैं एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब हम अपनी आज़ादी के 75वें एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे और उसमें जो इन सब पॉलिसी है इनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, फिर है स्ट्रैटेजी टिल 2022 to 23 तक इसका हमारा क्या है, स्ट्रैटेजी है, इस पे हम वर्क करेंगे, है ना। और इसमें कहा गया है कि इसमें इंक्लूजन किया गया है कितने क्षेत्र को, कितने एरिया को, तो 41 एरिया को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हमने नीति आयोग को पढ़ लिया, समझ लिया। अब इसके हम कुछ MCQ कर लेते हैं क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा, आप उन क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तब तक आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है गाइस, तो जैसा हमने बोला कि MCQ कर लेते हैं, तो थोड़ा सा MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं, इनसे हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, एट फर्स्ट में हम लिए हैं कि करेंट CEO ऑफ नीति आयोग, यानी नीति आयोग के जो करेंट CEO हैं वो कौन है, तो क्या वो PM मोदी जी हैं, क्या वो राजीव कुमार है, क्या वो अमिताभ कांत है, या नन ऑफ दिस इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो करेंट CEO कौन है अभी, तो करेंट CEO जो है नीति आयोग के वो कौन है, आप बताइए, सोचिए और फिर मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। ठीक है, तो आई होप ने कि आपने इसका आंसर सही लगाया होगा। तो जो अभी करंट CEO है वो कौन है, अमिताभ कांत है। ठीक है, फिर नाउ सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, यानी नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है उनमें कौन कौन इनमें से शामिल होते हैं, इनमें से कौन सा पार्टिसिपेट करते हैं गवर्निंग काउंसिल में, तो ठीक क्या है,
सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स, क्या सभी स्टेट के सीएम वहाँ पे जाते हैं? और द गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार, तो जो प्रेजेंट में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं, वो शामिल होते हैं क्या? या आप कह सकते हो कि सीएम ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, तो दिल्ली और पौंडीचेरी के सीएम भी शामिल होते हैं, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी लोग शामिल होते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि नीति आयोग में ये सभी लोग शामिल होते हैं, है ना। कौन कौन शामिल होते हैं? तो सीएम ऑल ऑफ स्टेट्स होते हैं, यूनियन टेरिटरीज के जो भी गवर्नर होते हैं, एलटी गवर्नर होते हैं, वो आते हैं। ठीक है, और वो यूनियन टेरिटरी जहाँ पे सीएम की नियुक्ति होती है या सीएम अपॉइंटेड होते हैं, बनते हैं, उनको भी नीति आयोग में शामिल किया जाता है। ठीक है, फिर हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज हु इज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के जो डेप्यूटी चेयरमैन है करेंट में, वो कौन है ना। तो क्या वो अमिताभ कांत हैं, क्या वो डॉक्टर राजीव कुमार है, क्या वो उर्जित पटेल है? ठीक है, तो आई होप कि आप आंसर सोच रहे होंगे और सही लगा भी रहे होंगे। तो वो कौन है? वो डॉक्टर राजीव कुमार हैं। ठीक है, फिर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के जो ब्रांच है, जितने ब्रांच है उसमें स्पेशलाइज्ड ब्रांच कौन कौन से हैं, हमें उनको इसमें टिक आउट करना है या उनका आंसर देना है। ठीक है, क्या वो रिसर्च ब्रांच है, क्या वो कंसल्टेंट ब्रांच है, क्या वो टीम इंडिया ब्रांच है, या ये सभी है? ठीक है, तो आई होप कि आपका आंसर सही होगा और आप सही गेस कर रहे होगे। तो इसमें कौन कौन शामिल है? तो इसमें रिसर्च इंडिया ब्रांच भी शामिल है, रिसर्च ब्रांच भी शामिल है, कंसल्टेंट ऑफ ब्रांचेस शामिल है। ठीक है, उसके बाद टीम इंडिया ब्रांच, यानी कि ऑल ऑफ दीज इनका आंसर होगा। ठीक है, तो आज हमने आई होप कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हूँ कि नीति आयोग के जितने भी तो मतलब टॉपिक हो उन सभी को आपके सामने डिस्क्राइब करने का, आपको समझाने का, और मैं मेरी ऐसी अंदर से इच्छा हो रही है कि आप सभी लोगों ने इनको अच्छे से समझा होगा, सारे कंटेंट को अच्छे से तैयार भी किया होगा। ठीक है, प्लीज़ आप लोग अगर इन चीज़ों को समझ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वो भी आप शेयर कीजिए, और अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है आप उसको भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, और मैं आप लोगों के जो आपके मैसेज आएंगे उनको चेक करूंगी, और अगर उससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम मुझे लगेगा मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।